नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। 12वीं कक्षा के लिए हमने अध्याय 2 प्रारंभ कर दिया है। अध्याय 1 हमारा पहले कंप्लीट हो चुका है। वीडियो मैंने सारे आपके डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, आप वहां से देख सकते हैं कि उसकी लिंक वहां से ले सकते हैं। रही बात अध्याय 2 की, तो ये 7 से 8 वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। नीट और रीट के लिए साथ साथ में ही हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ले रहे हैं, जिससे आपकी बेसिक तैयारी साथ में हो जाएगी। कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि सर अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसको हम लास्ट तक कैसे संजो के रखेंगे। देखिए, तैयारी तो अभी से करनी पड़ेगी आपको, और अंतिम समय तक जो हम रखेंगे उसके लिए आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। नोट्स पे आपको जाना ही होगा, उसके अलावा आपके पास में कोई रास्ता नहीं है। तो अभी से आप नोट्स भी साथ साथ बनाइए। कल हमने पुकेसर के बारे में बात करी थी, पुतंतु की बात करी थी, परागकोश के बारे में बात करी थी, लघु बीजाणु धानी के बारे में बात करी थी। नीट और रीट की जो बात है, मैंने जैसे आप लोगों को कहा, वो काफी महत्वपूर्ण है। इस चैनल पर कई बार मैं ये कह चुका हूं, और आप लोगों ने जब विभिन्न चैनल पे भी मुझे देखा होगा तब भी मैंने यही बात कही है। ये मेरा ऑफिशियल चैनल है, मैं यूँ कह सकता हूँ कि इस पर मैं आपको हमेशा दिखूंगा। बाकी दूसरे जो माध्यम हैं वो क्लास के माध्यम से होते हैं, जहाँ पर भी मैं पढ़ाता हूँ वहाँ के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने रूबरू होता हूँ। तो विद्यार्थियों, आज हम 12वीं कक्षा के बारे में ही बात कर रहे हैं, और उसके साथ में जो नीट वाले विद्यार्थी है, जो रीट वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही। देखिए, अब हमारे पास में जो संरचना बन के सामने आती है, 4 संरचनाओं से एक साथ मिलकर हमने उसको बनाया था। आज हम पढ़ेंगे लघु बीजाणु धानी। लघु बीजाणु धानी। देखिए, लघु बीजाणु धानी क्या है, इसके बारे में, इसकी संरचना किस प्रकार की होती है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या होता है कि ये गोलाकार संरचना, कैसी संरचना है, गोलाकार, है ना, संरचना, जो कितने, तो 4 परतों से बनी होती से, या भित्ति से बनी होती है। आप लोगों को पता ही होगा, सबसे बाहर की अगर हम बात करें तो 3 लेयर आती है सुरक्षा की दृष्टि से। सुरक्षा परत, और इसकी जो दूसरी परत आती है हमारे पास में, वो जीव द्रव्य के लिए होती है ना। तो कोशिका जो सघन जीव द्रव्य के लिए परत होती है, वो होती है जीव द्रव्य वाली परत, जीव द्रव्य परत या लेयर, भित्ति। अब सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम देखा जाए तो जो सुरक्षा का प्रदान करने का काम करती है, वो 3 परतें काम करती है। कितनी परतें काम करती है? 3 परतें हमारे सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। और जीव द्रव्य के लिए केवल एक परत काम आती है, जो सबसे आंतरिक होती है। सबसे क्या होती है? आंतरिक होती है। आंतरिक परत, सबसे अंदर की तरफ कोई परत है तो वो आंतरिक परत है, और इसी को हम एक विशेष नाम से जानते हैं, उसे कहते हैं टेपिटम। क्या कहते हैं उसे अपन? टेपिटम। 3 परतें कौन कौन सी है? देखिए, एपिडर्मिस, है ना, एपिडर्मिस। दूसरी हमारे पास में कौन सी आएगी? एंडोथेशियम, थेशियम। एक एंडोडर्मिस है, एक एंडोथेशियम है। और तीसरी परत कौन सी है हमारे पास में? टेपिटम। चौथी परत है मध्य परत के नाम से भी अपन इसको जानते हैं, मध्य परत। 3 परत जो है, ये तीनों ही सुरक्षा प्रदान करने का काम करती हैं। और सबसे बाह्य त्वचा के रूप में एपिडर्मिस आती है, जिसे हम लिख देंगे बाह्य त्वचा के रूप में, बाह्य त्वचा के रूप में। साहब, हो क्या रहा है इसको समझने की कोशिश कीजिए। आप लोगों ने पुष्प के बारे में बात करी, आप लोगों ने पुष्प को देखा है। वो जो पुष्प आपने देखा है, उस पुष्प के अंदर पुंकेसर आपने देखा है। जब आपने पुंकेसर देखा है, यानी कि नर भाग जो देखा है, उस नर भाग के अंदर पुतंतु आपने देखा है, जिससे वो जुड़ा हुआ है। अब पुतंतु के ऊपर आपके पास परागकोश लगा हुआ है। परागकोश के अंदर 2 प्रकार की पालियां बनी हुई हैं, और दोनों ही पालियों के अंदर 2 प्रकोष्ठ बने हुए हैं। दोनों पालियों के अंदर देखिए 2 प्रकोष्ठ बने हुए हैं। जब 2 प्रकोष्ठ की मैं बात कर रहा हूं, तो यानी कि कितनी प्रकोष्ठ हो गए? 4 प्रकोष्ठ हो गए।
4 प्रकोष्ठ के अंदर अगर अपन डायग्राम की बात करें, देखो ध्यान से, तो ये डायग्राम जो बना हुआ है, बाहर की तरफ आपको लेयर दिखाई देगी। अब इसमें जो बाहर की तरफ जो आपको लेयर दिखाई दे रही है वो एपिडर्मिस है। उसके बाद में कौन आएगा? एंडोथीसियम है। उसके बाद में कौन आएगा? मध्य परत है, मिड लेयर है। और उसके बाद में अंदर ही अंदर वाले भाग में कौन आ रही है? आंतरिक परत है, यानी कि टेपिटम। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि सबसे भीतर, यानी कि ये जो संरचना अभी आपने देखी थी, इस संरचना का अंदर भाग, ये भाग, ये भाग, ये भाग, इसका अंदर भाग यानी कि ये वाला भाग, इसमें सबसे बाहर एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस। उसके बाद में एंडोथीसियम, उसके बाद में मध्यवर्ती परत, और ये जो भाग बना वो कौन सा है? टेपिटम का बना। तो ऐसा कैसा इसमें भी होगा, ऐसा कैसा इसमें भी होगा, ऐसा कैसा इसमें भी होगा, सभी के लिए सेम टू सेम होगा। और सब में अंदर की तरफ होगा, पूरा अंदर की तरफ कौन भरा होगा? टेपिटम वाला पार्ट होगा। तो जीव द्रव्य भित्ति या जीव द्रव्य की अगर अपन बात करें तो सबसे ज्यादा किसमें पाई जाएगी? जीव द्रव्य के अंदर भित्ति शब्द लिखा है तो किसमें होगी? टेपिटम वाले पार्ट के अंदर होगी। क्या काम करेगी? तो भ्रूण को पोषण देने का काम करने में भी सहायक होगी। भ्रूण यानी बोले तो अभी अपन भ्रूण शब्द यूज तो नहीं करेंगे, अपन यूं कर सकते हैं कि जो पराग कण बनेंगे उनको पोषण देने का कार्य कौन करेगी? टेपिटम करेगी। भ्रूण शब्द का उपयोग कब करेंगे? भ्रूण शब्द का उपयोग करेंगे जब नर भाग और मादा भाग का मिलन होने के बाद में निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। वहां पर निषेचन होने के बाद में एक आकृति बनेगी जो कि 2x की हो जाएगी, उसे अपन क्या कहेंगे? भ्रूण कहेंगे। उसके बारे में आगे जाके बात करेंगे अपन, और नर भाग की और मादा भाग की अपन बात यहां पर हम करेंगे। चलिए साहब, तो हमने बात करी जीवद्रव्य भित्ति के बारे में, बात करी टेपिटम की बात करें तो टेपिटम जैसा क्या होता है, उसमें सघन जीवद्रव्य पाया जाता है। और जीवद्रव्य के अंदर क्या होंगे? बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। इसमें लिख देंगे टेपिटम में या इसमें सघन जीवद्रव्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीवद्रव्य पाया जाता है। और एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। ऐसी संरचना बन रही जिसमें एक से अधिक क्या है? केंद्रक है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? टेपिटम की बात कर रहा हूं। टेपिटम के अंदर क्या हो गया? एक से अधिक केंद्रक की संरचना पाई जाती है। क्या करती है ये संरचना? है तो पोषण का काम करेगी। क्या करेगी? ये पोषण प्रदान करेगी। किसको पोषण करेगी? परागकण को। तो लिख लीजिए, बोले आप ऊपर लिखना चाहे तो यहां पर भी लिख लीजिए, इसको मैं मिटा देता हूं। ये तो सुरक्षा का काम कर रही है तीनों ही, एपिडर्मिस, एपिथीसियम और मध्य परत। ये क्या काम कर रही है? और लिखिए इसमें लिखना आप, इसको तो यहाँ पर क्लोज करो, अब उसके साथ में नीचे कंटिन्यू करना। इसमें लिखना यह परत पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। देखिए ये परत कैसी है जो आपको क्या प्रदान कर रही है? पोषण प्रदान कर रही है। किसको? परागकण को। तो परागकण कौन से क्या विकसित हो चुके हैं? नहीं, अभी तक परागकणों का विकास पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। उन परागकणों को पोषण प्रदान करने का काम कौन करेगी? तो ये विशेष प्रकार की करेगी। ठीक है ना? और क्या होता है? यहां पर एक शब्द और आएगा, उस शब्द का नाम होगा बीजाणुजन उत्तक, है ना? अभी जो आपने स्ट्रक्चर देखा, संरचना आपने ये वाली जो भी संरचना देखी थी, है ना, इसकी जो मध्य में बन रही है वहां पर एक विशेष संरचना नाम आएगा बीजाणुजन उत्तक। बीजाणुजन उत्तक, है ना? इसको टॉपिक में अपन लेते हैं। तो ये बीजाणुजन उत्तक जो होते हैं, बीजाणुजन उत्तक जो हैं, उनके बारे में अपन विशेष तरह से क्या जानते हैं? तो देखिए इसमें लिखिए, इसको मिटा देता हूं, हेडिंग डालिए बीजाणुजन उत्तक। बीजाणुजन उत्तक में लिखना ये इसी का पार्ट है ना, बीजाणुजन उत्तक। इसमें लिखिए यह मध्य का भाग है या मध्य भाग है, सघन होता है, सघन संरचना है। ये संरचना, ये सघन संरचना है, मध्य का भाग है ये,
और कैसी संरचना है ये? सघन संरचना है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये मध्य का भाग है, सघन संरचना है और इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है ना। समसूत्री और अर्धसूत्री इसमें लिखेंगे, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। सजातीय कोशिकाएं पाई जाती है, सजातीय कोशिकाएं होती है, कोशिकाएं होती है। यानी कि आपको ये समझना है कि बीजाणु जन ऊतक की अगर अपन बात कर रहे हैं तो बीजाणु जन ऊतक कहाँ है? मध्य भाग में सघन रूप से कोशिका की संरचना के रूप में बहुत सारी कोशिकाएं हैं इसमें, और इन सभी कोशिकाओं में कौन सा विभाजन हो रहा है? अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। और ये सब कैसी है? एक ही जाति की है, यानी कि ऊतक बना रही है। अब आप इसीलिए शब्द यहाँ पर क्या है हमारे पास में? ऊतक। आप लोग टिश्यू या ऊतक से वाकिफ हैं। आप लोगों ने जब भी टिश्यू की या ऊतक की डेफिनेशन पढ़ी होगी तो आपने ऊतक के बारे में क्या लिखा है या क्या सुना है? ऊतक क्या होता है? कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनका कार्य समान हो, जिनकी संरचनाएं समान हो। कई बार कार्य समान होता है लेकिन संरचनाएं समान नहीं होती हैं, तो ऐसे ही कोशिकाओं के समूह को अपन क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। तो ऊतक यहाँ पर शब्द क्या है? बीजाणु जन ऊतक, बीजाणु जन ऊतक। तो ऊतक है इसीलिए यहाँ पर क्या है? सजातीय, ऐसी कोशिकाएं जिनकी संरचनाएं समान होती है। दूसरी बात इसमें क्या हुई? अर्धसूत्री विभाजन, कोशिकाएं अपने गुणसूत्र का आधा भाग होगी इसलिए अर्धसूत्री हुई। तीसरी बात क्या है? सघन संरचना, सघन यानी बहुत सारी कोशिकाएं। अब आप भी जान रहे हैं अगर बार बार किसी में विभाजन हो रहा है तो वो कैसी होगी? सघन होगी। और कहाँ पाई जा रही है? तो टेपिटम के बीच में, और चारों तरफ टेपिटम है तो मध्य वाले जो भाग में क्या पाई जाएगी? हमारे पास में बीजाणु जन ऊतक पाए जाएंगे। एक बार इसको लिख लीजिए बीजाणु जन ऊतक के बारे में, ताकि अपने को समझ में आ जाए। ठीक है, लिख लिया आप लोग। अब देखिए क्या होगा आगे जाके। तो बीजाणु जन ऊतक आगे चलकर क्या निर्माण करते हैं? आगे चलकर पराग कणों का निर्माण होता है। पराग कणों का निर्माण करते हैं। जो बीजाणु जन ऊतक हैं वो आगे चलकर क्या बनाएंगे? पराग कण का निर्माण करेंगे। यानी पराग कण की जो संरचना है वो यहीं पर बन जाती है, और पूरा का पूरा पराग कण के बारे में अपन यहीं पर बात करेंगे। अब हेडिंग डालिए पराग कण, पराग कण। देखिए परागकण के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, उसको अपन अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करेंगे। आज के टॉपिक के अंदर हमने जो पढ़ा है बीजाणु जन ऊतक के बारे में पढ़ा है, और बीजाणु धानी के बारे में अपने पढ़ा है, बीजाणु द्वित के बारे में पढ़ा है। अब मेरी बात को समझना, परागकण क्या है? तो ये नरयुग्मकोद्भिद का एक वो पार्ट है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है। अगर ये सजातीय, सजातीय मतलब समान जाति, सजातीय वर्तिकांग्र पर गिर जाता है तो वहां पर अंकुरित हो जाएगा, एक पराग नली निकलेगी, और वो पराग नली जो होगी वो आगे जाकर स्फुटित होकर के दो भागों में डिवाइड होकर उसमें केंद्रक होंगे, और वो केंद्रक जाके फ्यूज हो जाएंगे किसके साथ में? अंडाणु के साथ में, और भ्रूण का निर्माण होगा। और अगर ये सही जगह जाकर नहीं गिरता है तो लंबे समय तक, एक समय है वहां तक वो परागकण पड़ा रह सकता है। परागकण आप लोगों ने देखा होगा, तो परागकण के लिए दोनों चीजें कही जाती है। अच्छी चीज के रूप में यूं हो सकता है कि परागकणों का उपयोग आजकल शक्तिवर्धन के रूप में हो रहा है, और परागकणों का उपयोग कई बार एलर्जी का कारक भी बनता है। आप लोगों ने देखा होगा जब बसंत आता है, चारों तरफ नई कोपलें खुलती है, चारों तरफ फूल और फल का माहौल होता है। ऐसी परिस्थिति में कुछ लोग जो होते हैं बागीचे से गुजरते हैं और उनको लगातार छींकें चालू हो जाती है, या कोई शरीर पर एलर्जी होने लगती है। ये एलर्जी शब्द का उपयोग होता है वहां पर, परागकणों के अंदर ही हम किस चीज का यूज करते हैं? एलर्जी शब्द का उपयोग करते हैं। ये आपको समझने वाला पॉइंट है। यहीं पर हम बात करेंगे कि लाभ भी है और परागकणों से हमारे पास में क्या है? हानि भी है। कल का जो टॉपिक होगा वो पूर्ण रूप पर परागकण पर आधारित होगा, और आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण होगा। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक कहाँ बनता है? तो रीट और नीट के लिए जो हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो बन सकता है बीजाणु जन ऊतक के बारे में। क्या होते हैं बीजाणु जन ऊतक? सजातीय कोशिकाएं जो कि अर्धसूत्री विभाजन करती है और एक सघन रूप से एक ही भाग में एकत्रित रहती है, उन्हें बीजाणु जन कोशिकाएं कहते हैं, जो आगे चल के किसका निर्माण करती है? तो परागकणों का निर्माण करती है। परागकणों पर भी क्वेश्चन
बन सकता है। तो नेक्स्ट क्लास जब होगी उसमें परागकण की बात करेंगे। परागकण के अंदर दो भाग होते हैं, एक तो बाह्य त्वचा होती है, बाह्य चोल होता है, एक आंतरिक चोल होता है। बाह्य चोल के अंदर एक विशेष प्रकार का पदार्थ पाया जाता है जो कि अपघटनीय है, या यूं कहूंगा कि उसका विघटन होना बहुत सा कठिन है। विघटन तो संभव है लेकिन कठिन है। सामान्य तौर पर उसे ताप दाब पर या एक निश्चित ताप दाब पर विघटित नहीं किया जा सकता। उसके अंदर छोटे छोटे सूक्ष्म और या छिद्र पाए जाते हैं जहां से पराग नली निकलती है और आगे जाकर वो भ्रूण के अंदर प्रवेश करती है, भ्रूण का निर्माण करती है। इसी के साथ में एक अंतःचोल जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है और वो इतनी कड़क नहीं होती है। तो इन सब चीजों के बारे में हमको पढ़ना है, परागकण के बारे में। अगली क्लास तक आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप रहा हूं कि अभी तक अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार और इन सबको वीडियो को देखिए। एक ही बार में देखकर आप इसको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। हमारा मोटिव भी नहीं है, हमारा उद्देश्य भी वो नहीं है कि एक बार में देखिए आप उसको और हमें अपना ले। आप इस चैनल को तब अपनाइए जब पूर्ण से 5 से 10 वीडियो आप देखें इसको, आपको लगे कि इस चैनल में दम है और इसमें पढ़ने पढ़ाने की कोई बात है, तब आप तुरंत प्रभाव से इसको सब्सक्राइब करें और अपने साथ में 10 विद्यार्थियों को भी कराएं, उनको भी जोड़ें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।